आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है यह निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इनमें जो संख्या दी गई है हमें इनको अभाज्य जो गुणनखंड है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जो पहली संख्या है पहले सवाल में वो है 140। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 का भाग आ रहा है, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा 140 में 70 बार, फिर 2 का भाग 35। अब विषम संख्या आ गई, 3 का भी नहीं जा रहा 2 का, तो इसमें भाग देंगे 5 का। 5 का जाता है इसमें 7 बार और फिर 7 का 1 बार। तो 140 को हम अभाज्य गुणन संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखें तो आ जाएगा 2 बार है यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट जो संख्या है वो है 156। 156 इसके हम गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा इसमें 78 78 बार, फिर 2 का 78 में 2 का भाग जाएगा 39। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का 13 बार और फिर 13 में 13 का जाएगा 1 बार। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 3825। 3825 तो इसमें विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग देने के लिए ये चेक करना है हमें कि 3 का जा रहा है या नहीं, तो हम इनके अंकों को जोड़ेंगे। तो 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। 18 में 3 का जाता है तो इस संख्या में भी चला जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, फिर 8 में 2 21 और 5 1275 बार। अब इसमें 3 का 7 और 5 12 12 3 15, फिर 3 का चला जाएगा 4 बार 2 बार और 5 425 बार। फिर अब इसमें 5 का भाग जाएगा 8 और 5 85 बार। 85 में फिर 5 का भाग 17 बार और 17 में 17 का जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3825 के ये हो जाएंगे 3 है इसमें 2 बार तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 5005। चौथा सवाल पहले का 5005 तो इसमें 5 का भाग जाएगा 1001 बार, फिर इसमें 3 का नहीं जा रहा है, इसमें 7 का भाग जाएगा 143 बार, फिर 143 में 11 का भाग जाएगा 11 13 बार और फिर इसमें 13 का भाग जाएगा 13 का भाग 1 बार। तो 5005 है, इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 × 7 × 11 और 13। 4 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें यह संख्या मिलेगी। अगली जो संख्या है वो हमारे पास है 7429। पाँचवीं 7429 इसमें भाग देते हैं, 2 का जाएगा नहीं, 3 का चेक करेंगे 9 2 11 11 4 15 7 22, मतलब 3 का भाग बीच में नहीं जाएगा। इसमें भाग देंगे हमें 17 का जाता है, इससे पहले कोई संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा। 17 चौक 68 बच गए, इसमें 6 62 17 3 51 11 119 17 7 119। अब इसमें भाग जाएगा फिर से, इसमें भाग जाएगा अब 19 का 38 5 7 23 बार
और फिर 23 का भाग जाएगा एक बार। तो जो 7429 है, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये था हमारा पहला सवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे में जो पहला सवाल है वो हमें संख्या दी गई है यहाँ पर 26 और 91, 26 व 91। तो पहले हम इनके HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे हमें। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 का 13 बार और 13 का 1 बार। इसी प्रकार 91 है, इसमें 7 का चला जाएगा 13 बार और 13 का इसमें 1 बार। तो 26 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 13 और 91 के हमें प्राप्त हुए 7 गुणा 13। अब HCF ज्ञात करते हैं तो उसमें जो कॉमन होता है वो लेते हैं। तो कॉमन है इनमें 13। और LCM के लिए इसके सभी गुणनखंड लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की घात यहाँ पे 1 है हमारे पास, और जो नीचे है 91, इसमें 2 की घात 0 है, मतलब 2 है ही नहीं। तो इसमें अधिकतम घात ली जाती है, तो 2 की घात 1। इसी प्रकार 13 की यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अधिकतम 1 ही है। और 7 की घात नीचे 0 1 है और ऊपर वाले में 7 है नहीं, तो अधिकतम घात लेंगे तो 1 हो जाएगी। अब ये हो गया 7 को 2 से गुणा के 14 गुणा 13। तो दोनों को गुणा किया, 42 4 18 182। तो इसका HCF आ गया 13 और LCM आ गया इसका 182। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि माना कोई भी दो संख्या है A और B। तो यदि इनको गुणा करते हैं और इनके जो LCM है और HCF है इनको गुणा करते हैं तो दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो हमारे पास संख्या थी 26 और 91। तो A गुणा B कितना हो जाएगा 26 गुणा 91। दोनों को गुणा किया, 26 एकम 26, 26 नमा 234 और जो 2 असल 236, मतलब 2366। यह आया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम याद करते हैं LCM गुणा HCF। तो हमारे पास जो LCM आया था इन दोनों संख्याओं का वो था 13 और HCF आया था 182। इन दोनों को गुणा किया तो ये भी आएगा हमारा 2366। इसका मतलब जो ये बात है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो इन दोनों के LCM और HCF के बराबर होता है, ये बात यहाँ पे प्रूव होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास संख्या है इसमें 510 और 92। दूसरे में 510 और 92, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 का भाग 255 बार, फिर इसमें 3 का भाग 8 85 बार, इसमें 5 का भाग 17 बार और 17 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का 46, 2 का 23 बार और 23 का 1 बार। तो यहाँ से 510 है, इसके गुणनखंड हो गए 2 2 3 5 और 17। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और जो 92 है इसके हो गए 2 की घात 2 गुणा 23। अब इनके LCM और HCF लिखते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF में कम से कम घात लेते हैं और वो संख्या दोनों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन एक ही है 2, यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम 2 की घात 1 लेंगे। और कोई संख्या है नहीं जो दोनों में कॉमन है, तो HCF का मान आ जाएगा इसमें 2। और LCM इसका ज्ञात करते हैं। तो LCM के लिए अधिकतम घात ली जाती है, तो 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की घात 2 लेंगे गुणा, यहाँ पे 3 की 1 है, नीचे है नहीं, तो 3 की घात 1 लेंगे। इसी प्रकार 5 की घात 1 है, नीचे नहीं है, तो 5 की घात 1 लेंगे। इसी प्रकार 17 ऊपर घात 1 है, 92 में है नहीं, तो 17 को लेंगे। और अंतिम जो 23 है वो नीचे 92 में यहाँ पे 1 घात है,
और ऊपर वाले में 0 है, तो इसकी एक घात लेंगे 23। इन सब को गुणा करेंगे, 2 की घात 2 का मान हो गया 4, 5 को और 3 को गुणा किया हो गया 15, और 17 गुणा 23, तो इन सब को गुणा किया तो ये आ गया 23,460। 23,460। तो हमारा जो LCM है ये आ गया 23,460 और HCF आ गया 2। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसके लिए पहले हम A गुणा B ज्ञात करते हैं। A गुणा B का मतलब हो गया दोनों संख्याओं को गुणा करना है, 510 और 92 को, इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 46,920। इसी प्रकार LCM और HCF को गुणा करते हैं, तो हमारे पास जो LCM था वो था 23,460 और HCF था 2, दोनों को गुणा किया 46,920। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि A गुणा B है वो LCM गुणा HCF के बराबर है। नेक्स्ट तीसरा सवाल दूसरे का, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास संख्या है 336 और 54। तीसरे सवाल में 336 इंटू 336 और 54, 336 और 54, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 इसमें भाग देते हैं 2 का, 2 का भाग जाएगा इसमें 168 बार, फिर इसमें भाग देंगे 2 का 8, 484 बार, 2 का भाग 42, 2 का 21 बार, और 21 में 3 का 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। इसी प्रकार 54 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 54 में 2 का 27 बार, 27 में 3 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो जो 336 है इसके गुणनखंड में मिले 4 बार 2 है, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, और जो 54 है इसके गुणनखंड मिले में 1 बार 2 और 3 की घात कितनी हो गई 3। अब इसका HCF लेते हैं, तो HCF में कम से कम घात ली जाती है, तो 2 की घात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात यहाँ पे 3 है, ऊपर 1 है, 3 की घात 1, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 गुणा 3 आ गया 6। अब LCM के लिए अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की लेंगे हम 4, 3 की 3 और 7 की घात यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम लेनी है तो 1 लेंगे, तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16। 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27 गुणा 7, तो इन सब को गुणा किया तो आ गया हमारे पास 3024। तो यहाँ पे जो HCF है वो आ गया 6 और LCM है वो आ गया 3024। अब इसके लिए हम A गुणा B ज्ञात करते हैं, तो 336 गुणा 54, इन दोनों को गुणा किया तो हमें मिलेगा 18,144, और LCM गुणा HCF निकालते हैं, तो HCF 6 था और LCM 3024 था, इनको गुणा किया तो ये भी आएगा 18,144, अर्थात A गुणा B है वो बराबर होगा किसके, LCM गुणा HCF की। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है वो करेंगे हम, इसमें हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM। इजी सा सवाल है, ये हम कर चुके हैं। वैसे HCF और LCM ज्ञात करने का जो तरीका हमने दूसरे सवाल में किया था वही हमें तीसरे में करना है। तो जो पहला सवाल है इसमें संख्या दे रखी है 12, 15 और 21, तो तीसरे सवाल में संख्या हमारे पास 12, 15 और 21। सबसे पहले जो 12 है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार। 15 का करते हैं, इसमें 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। इसी प्रकार अगली संख्या है 21, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 3 का भाग जाएगा 7 बार
और 7 का जाएगा एक बार। तो तीनों संख्याओं के हम गुणनखंड लिखते हैं। 12 का हो गया 2 की घात 2 गुणा 3, 15 का हो गया 3 गुणा 5, और जो 21 है इसका हो गया 3 गुणा 7। अब हम HCF लिखते हैं इसका, HCF। तो इसके लिए ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, तो 2 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 तीनों में है और इसकी घात अधिकतम 1 है। 5 और 7 ये भी इन तीनों में कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया हमारे पास 3। अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं। LCM के लिए अधिकतम घात लेते हैं। यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो अधिकतम मिली हमें 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 है सब में, तो अधिकतम 3 ही होगी, 1 ही होगी। 5 है, इसकी घात यहाँ पे 1 है और बाकी दोनों में 0 है, तो अधिकतम लेनी है तो 1 को लेंगे हम। इसी प्रकार 7 की भी अधिकतम 1। तो ये हो गया हमारे पास 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से 60, और 60 को 7 से गुणा किया 420। तो इसका HCF आ गया 3 और LCM आ गया इसका 420। अगला जो सवाल है वो है 17, 23 और 29। तीसरे का दूसरा संख्या है 17, 23 और 29। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 में सिर्फ 17 का जाता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 23 में भी 23 का ही भाग जाएगा एक बार, और 29 में भी 29 का ही जाएगा एक बार। तो 17 का गुणनखंड 17, 23 का 23 और 29 का 29। तो HCF तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता वहाँ पे HCF क्या होगा 1। और LCM है, इसके लिए अधिकतम घात लेंगे। 17 की यहाँ पे 1 है, बाकी 2 में 0 है तो 1। 23 की इसमें 1 है, बाकी 2 में 0 है तो 1। इसी प्रकार 29 की, इन तीनों को गुणा किया तो आ गया 11,339। तो ये हो गया इसका LCM। नेक्स्ट सवाल जिसमें हमें संख्या दी गई है 8, 9 और 25। तीसरा 8, 9, 25, इनके करते हैं गुणनखंड। 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। 9 में करते हैं तो 3 का 3 बार और फिर 3 का 1 बार। इसी प्रकार 25 में 5 का 5 बार और 5 का 1 बार। तो 8, 9 और 25 इनके गुणनखंड लिखते हैं। तो ये तो हो गया 2 की घात 3, ये हो गया 2 की घात 3, ये हो गया 3 की घात 2, ये हो गया 5 की घात 2। तो HCF देखते हैं इसका कॉमन क्या है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 1। LCM देखें तो 2 की घात यहाँ पे अधिकतम 3, बाकी में 0, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात अधिकतम 2 है और 5 की भी 2। तो ये हो गया 2 की घात 3 का मतलब 8, ये 9, ये 25। 25 को 8 से गुणा किया 200, 200 को 9 से गुणा किया तो 1800। तो इसका जो LCM है वो हो जाएगा 1800। अब जो चौथा सवाल है इसको हल करते हैं। चार नंबर सवाल है, आपको HCF दिया गया है दो संख्याओं का। दो संख्या कौन सी है, 306 और 657। इनका HCF दिया गया है 9। तो हमें इन दोनों का LCM ज्ञात करना है। तो हमारे पास संख्या है 306 और 657। इनका हमें दिया गया है HCF, ये है 9, और LCM है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि LCM गुणा HCF है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें सभी मान रखते हैं। तो LCM तो हमें ज्ञात करना है, HCF है 9, संख्या है हमारे पास A तो होगी 306
और बी होगी 657। तो यहाँ से जो 9 गुणा में है इसको इस साइड लाएंगे तो भाग लग जाएगा। तो एलसीएम बराबर आ गया 306 गुणा 657 बट्टा 9। तो 9 का इसमें भाग देते हैं तो 306 कितनी बार कट जाएगा, 9 30 27 और 9 चौक 36 34। तो 34 को गुणा करेंगे 657 से तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 22,338। तो ये इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें कोई संख्या दी गई है, हमारे पास संख्या है 6 की घात n और n यहाँ पे दे रखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत का मतलब होता है 1 से लेकर जो अनंत जाती है धनात्मक संख्या वो। तो हम सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 6 की घात 1 मतलब 6। इसी प्रकार n बराबर 2 लेते हैं तो 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6 या 36। और n बराबर 3 ले तो 6 की घात 3 मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6। तो 6 गुणा 6 36 और 36 को 6 6 216। तो यहाँ पे हम इन संख्याओं को देखें तो इसमें एक अंक 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। मतलब n का मान हम कितना भी ले लें हमें जो इकाई का अंक मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। और सवाल में हमें पूछा है कि ये जांच करना है कि क्या ये 0 पर समाप्त होती है। तो ये सारी संख्याएं 6 पर समाप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की घात n क्या है, प्राकृत। कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट छठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। मतलब दो संख्या दी गई है, हमें चेक करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो इसमें जो पहली संख्या है वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तो यहाँ हम इन दोनों में ये तीनों गुणा में है और एक ये संख्या है, तो इन दोनों पदों में हम 13 कॉमन है। तो 13 को यदि हम कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस और इसकी जगह 1। तो मतलब यहाँ पे जो 77 और 78 बन रही है तो ये संख्या बन रही है 13 गुणा 72। तो इसमें हम ये 13 का गुणनखंड हो गया, इसमें ये 13 संख्या है तो ये 13 का गुणनखंड हो गया। तो इसमें यदि हम 13 का भाग देंगे तो ये 78 बार जाएगा पूरी संख्या में। तो 13 का भाग लग रहा है तो ये होगी एक भाज्य संख्या। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है उसके लिए हम चेक करते हैं। दूसरी हमारे पास है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इन दोनों में 5 है वो कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 4 3 2 1 और प्लस इसमें से 5 कॉमन आ गया तो यहाँ भी 1 बचा। तो यहाँ पे जो भी संख्या बनेगी लेकिन इसके साथ गुणा हो रहा है 5, तो इस पूरी संख्या में भी 5 का भाग चला जाएगा और हमें एक उत्तर मिल जाएगा। मतलब ये भी 5 से भाग लग रहा है तो भाज्य संख्या होगी। अंतिम जो सवाल है प्रश्नावली 1.1 का वो है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं और वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो ऐसा कोई वृत्ताकार पथ है। तो इस पॉइंट से सोनिया और रवि दौड़ना शुरू करते हैं इसके चारों ओर। तो इसके एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब पूरा चक्कर करने में 18, और रवि को पूरा चक्कर करने में लगते हैं 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18
मिनट और रवि को समय लगता है 12 मिनट। तो हमें पूछा है कि जब वो शुरू करते हैं दौड़ना तो कितने समय बाद इस बिंदु पर वो एक साथ वापस आएंगी। तो वैसे देखा जाए तो सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तो उसको 36 मिनट लगेंगे 2 चक्कर में, और रवि को 3 चक्कर में कितना समय लगेगा 36 मिनट। मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, लघुत्तम निकाल सकते हैं। लघुत्तम वो समय होता है जो कम से कम समय होता है जिसमें दोनों एक साथ मिलते हैं। तो 18 और 12 का लघुत्तम निकालते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। इसी प्रकार 12 का 2 का भाग 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार। तो 18 के हमें गुणनखंड मिले 2 गुणा 3 की घात 2 और 12 के मिले हमें 2 की घात 2 गुणा 3। तो हमें इनका एलसीएम लेना है। तो 2 की घात अधिकतम कितनी है, ऊपर 1 नीचे 2, 2 की घात 2 और 3 की ऊपर 2 और नीचे 1, तो 3 की भी अधिकतम है 2। 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, 9 को 4 से गुना किया 36, मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों इस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये थी हमारी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1। इसी प्रकार कक्षा 10 की संपूर्ण गणित पढ़ने के लिए जो शाला शिक्षा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।